तो नमस्कार दोस्तों, पुअर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न को आंसर देना शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। यह है जो बायोगैस ईंधन का उदाहरण नहीं है, यानी कि बायोगैस का स्रोत नहीं है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या सेकंड। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N2। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने के कारण क्या है? वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है वायुमंडल के तापमान में वृद्धि का होना। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य में भी होता है और जितने भी तारे हैं जिसका जो ऊर्जा का स्रोत है उन सभी में नाभिकीय संलयन होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहे का छड़, ऑप्शन बी स्टील का छड़, ऑप्शन सी कैडमियम का छड़, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का छड़। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 1 मेगावाट, ऑप्शन बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी डी 10 keV अर्थात। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, ऊर्जा का से अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी परमाणु बम। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 6 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। कहा सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष विशाल स्रोत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। पूछा जा रहा, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का वह ऑप्शन बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी डेनमार्क को, ऑप्शन डी अमेरिका को। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का वह ऑप्शन सी हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है।
आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। जिस चलते पसीना भी चल रहा है तो वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहीं पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है तो वहाँ पे विद्युत जनित यानी पवन विद्युत जनित अर्थात पवन चक्की के द्वारा वहाँ पे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गैस गोबर, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। कोयला भी है जो जीवाश्मों से प्राप्त होता है, लकड़ी भी जीवाश्म है और गोबर गैस भी क्या जीवाश्म है, ईंधन का रूप है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी बहता जल। कह प्राचीन काल में यानी कि आज से बहुत साल पहले, यानी कि दादा परदादा के दादा परदादा पहुंच जाइए या उससे और पहले पहुंच जाइए आदि मानव काल में। तो पूछा जा रहा है कि उस समय जो ऊर्जा का स्रोत था उसमें ऊर्जा का वो कौन सी चीज़ थी? तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि प्राचीन काल में लोग लकड़ियों को ही जलाकर अपना ऊर्जा प्राप्त करते थे और मांस वगैरह को पकाकर खाते थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में पूछा जा रहा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? ए बल, बी शक्ति, सी ऊर्जा, डी ईंधन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है गोबर गैस एक प्रकार की है? ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी बायोगैस। गोबर गैस है जो एक प्रकार का बायोगैस है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का वह ऑप्शन बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा को भी हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। जब एक नाभिकीय रिएक्टर से किसी परमाणु बम के द्वारा अगर ऊर्जा उत्पन्न हो गया जा रहा है तो उस परमाणु बम से अगर एक बार पूरा ऊर्जा निकाल दिया जाएगा तो फिर से उससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर से किसी अन्य परमाणु बम के द्वारा हम नाभिकीय रिएक्टर की सहायता से विद्युत निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से कोयला है यहाँ, तो कोयला यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोयला को जब जला देते हैं तो एक बार ऊर्जा मिलने के बाद उसी कोयला को हम पुनः नहीं जला सकते और उससे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस कह रहा है यानी कि जैसे बायोगैस वगैरह या कोई अन्य साधन प्राकृतिक गैस में, तो उसके द्वारा भी हम लोग किसी भी प्रकार का पुनः एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75%। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 में पूछा जा रहा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है?
ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा पूछेगा, अर्थात जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय, और जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पे जो पुनः प्राप्त नहीं किया जाने वाला ऊर्जा है वह ऊर्जा स्रोत है जीवाश्मीय ईंधन। तो यहाँ पे जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 में पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए सौर ऊष्मक, ऑप्शन बी सौर कुकर, ऑप्शन सी सौर सेल, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वह ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है एक उत्तम ईंधन है, ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी जैव गैस। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का वह यहाँ पे डी हो जाएगा जैव गैस। उत्तम ईंधन कहने का मतलब हुआ 1 ग्राम, अगर किसी ईंधन को जला रहे हैं तो उस जिससे जो 1 ग्राम से उष्मा, 1 ग्राम जब ईंधन को जलाया जाता है तो जिस प्रकार के ईंधन को 1 ग्राम जलाएंगे तो जिससे सबसे ज़्यादा उष्मा प्राप्त हो, यानी कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा जो टेम्परेचर दे, यानी कि ज़्यादा उष्मा दे, वह उतना ही उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे जो जैव गैस है, जैव गैस कहने का मतलब यहाँ पे हो गया एलपीजी। तो यहाँ पे देख लिए कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो एलपीजी जैसे कि है, अगर 1 ग्राम एलपीजी को जलाया जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी के तुलना में वह 1 ग्राम एलपीजी बहुत ही ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा उष्मा उत्पन्न कर रही है, इसलिए यहाँ पे उत्तम गैस कौन सा हो जाएगा? उत्तम ईंधन का स्रोत जैव गैस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र। और तारापुर पूछा जाए तो वह महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्मीय ईंधन स्रोत के अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं। ऑप्शन ए नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन सी वैकल्पिक स्रोत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा जीवाश्मीय ईंधन यानी कि जो जीवों से प्राप्त होते हैं, किसी भी चीज़ के अवशेष से प्राप्त होता है। तो वैसा जो ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं वो किस में आते हैं? नवीकरणीय में या अनवीकरणीय या वैकल्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 20 का जो है प्रश्न उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनवीकरणीय स्रोत। क्योंकि जितने भी जीवाश्मीय ईंधन हैं जो जीवों के मृत शरीर मरने के बाद प्राप्त होते हैं या किसी भी प्रकार से विघटन होने के बाद प्राप्त होता है, तो वैसे ऊर्जा स्रोत जितने भी हैं उन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ पर मेरा सही आंसर ऑप्शन बी अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 में पूछा जा रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो 21 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 में पूछा जा रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा नदी,
ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा नदी पे। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23 में पूछा जा रहा है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान आता है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पांचवा स्थान आता है। भारत है जो पवन ऊर्जा यानी कि हवा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में पांचवें स्थान पे आता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 में पूछा जा रहा, सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी सिलिकॉन का। तो 24 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 में पूछा जा रहा है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी दिष्ट धारा। तो 25 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होती है जब महासागर के पृष्ठाक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस का, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 26 का वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस का। जब तक 20 डिग्री सेल्सियस का महासागर के ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ में अंतर नहीं होता है 2 किलोमीटर की गहराई तक, तब तक वहाँ पे OTEC विद्युत संयंत्र प्रचालित नहीं होती है यानी काम नहीं करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 27 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पे। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि नाभिकीय न्यूक्लियर बम, हाँ नाभिकीय बम किस क्रिया पर आधारित है? तो वहाँ पे हो जाता है नाभिकीय विखंडन पे। लेकिन हाइड्रोजन बम अगर पूछा जाए कि किस अभिक्रिया पर आधारित है तो यह नाभिकीय संलयन पे होती है। इससे ही रिलेटेड पूछ दिया, सूर्य या तारा का ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे आपको बोलना होगा नाभिकीय संलयन पे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हालांकि इस प्रश्न का तो उत्तर मैंने पहले ही दे दिया हूँ, मुझ माने फिर भी कर देते हैं। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। पूछा जा रहा है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 29 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 में पूछा जा रहा है, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो यहाँ पे जो 30 का सही आंसर है वह बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 में पूछा जा रहा है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे जो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगर अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि वीडियो से मेरे को बेनिफिट हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही।